हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिजीत ताइडे, आपका नी हिप एंड शोल्डर एक्सपर्ट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थो अभी। आज हम बात करेंगे शोल्डर इंजरीज के बारे में, स्पेशली रोटेटर कफ इंजरीज। ये इंजरीज शोल्डर के टेंडन्स या जो रोप हम कहते हैं शोल्डर के, इसमें होती है। और ये आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर टेयर होता है तो हमें क्या होता है और उसको हमें क्या करना चाहिए। शोल्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो अगर आप देखो, बॉल बनता है ह्यूमरस से और शोल्डर ब्लेड से बनता है जो सॉकेट होता है। अगर आपको मूव करना है तो शोल्डर जॉइंट बहुत सारे टेंडन से अटैच होता है और ये टेंडन हमारे जो होते हैं ये मेन रोटेटर कफ है और ये टेंडन शोल्डर को रोटेट एंड लिफ्ट करने में हेल्प करता है। मसल्स बॉडी के लिए डिफरेंट पार्ट से आते हैं और ये आके अटैच हो जाते हैं, जिससे आपका शोल्डर लिफ्ट होने में हेल्प होता है। अगर सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो अगर आप बकेट से पानी निकाल रहे कुएं से और जो रस्सी है वो रोटेटर कफ है, रोटेटर कफ अगर टूट गया तो बकेट नीचे और इंसान के हाथ में रह जाएगा रोप। सो अगर रोटेटर कफ टूट गया तो आपका शोल्डर जॉइंट भी उठना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे शोल्डर की रस्सी है। सिंपल है और इससे ही आपको पता चलता है कि रोटेटर कफ का कितना इंपॉर्टेंस है। अब जो रोटेटर कफ के इंजरी के टाइप्स है वो दो तरीके के, एक है ट्रॉमेटिक और एक है डिजेनरेटिव। ट्रॉमेटिक इंजरीज में अचानक कोई भी एक्सीडेंट होने की वजह से या फिर गिरने की वजह से आपको चोट लग सकती है। अगर आप एक एथलीट हो या फिर आप खेलते खेलते गिर जाते हो तो उसमें भी आपको चोट लगने की गुंजाइश होती है। अब डीजेनरेटिव इंजरीज क्या होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे जो टेंडन्स है, जो रस्सियाँ है, उसकी ताकत कम हो जाती है और नॉर्मल एक झटके से भी या कुछ भारी वजन उठाने के कारण भी कभी कभी ये टेंडन टूट सकता है। इसे ही हम डीजेनरेटिव टेयर बोलते हैं। और जो हीलिंग पोटेंशियल अगर आप देखो, अगर पार्शियल टेयर अगर आप देखते हो तो ट्रॉमेटिक में फिर भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होता है एज कम्पेयर टू डीजेनरेटिव। अब सिम्टम्स क्या है रोटेटर कफ टेयर के? सबसे कॉमन सिम्टम होता है दर्द, और दर्द के कारण आपको नींद से उठना। रात को पेशेंट बहुत बार कंप्लेन करता है कि वो नींद से उठ जाता है, रात को उसको बहुत दर्द होता है। अगर आपको चोट लगी है और आपका दर्द कम हो गया है पर आपका जो शोल्डर का फंक्शन है, जो शोल्डर उठाना है, वो उठ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है शोल्डर में रोटेटर कफ का टेयर है। अब डायग्नोसिस ऑफ रोटेटर कफ बहुत सिंपल होता है। आपका शोल्डर का दर्द चले जाता है पर आप जो शोल्डर है वो उठा नहीं पा रहे हो। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर रहता है कि आपको रोटेटर कफ का टेयर है। और जब ये है तो आपने एक शोल्डर स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। वो कुछ टेस्ट करेंगे, कुछ डायग्नोसिस के लिए आपके टेस्ट करेंगे, कभी कभी अल्ट्रासाउंड या एमआरआई। सबसे बेस्ट होता है एमआरआई। एमआरआई आपको बहुत क्लियर पिक्चर दे देता है कि आपको रोटेटर कफ टेयर है। और जब आपका रोटेटर कफ टेयर पकड़ा जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पार्शियल टेयर है, मतलब ही टेंडन पूरी तरीके से फटा नहीं है और पूरा टूटा नहीं है, तो रेस्ट, फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन से इसकी रिकवरी हो सकती है। लेकिन अगर आपका टेंडन कंप्लीटली टोर्न है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेटर कफ रिपेयर जो आर्थ्रोस्कोपिकली होता है उससे होता है। अब क्या होता है ये सर्जरी में, हम एक कैमरा के थ्रू, दूरबीन जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू हम अंदर जाके देखते हैं कि कैसा ये टेंडन फटा हुआ है और जो फटा हुआ है उसका एग्जैक्टली वो जगह से कितना दूर है। हमें एक एमआरआई पिक्चर भी बता देता है कि जो टेंडन टेयर है वो कितना टेयर होके पीछे चले गया। अगर वो बहुत पीछे चले जाता है, हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत बार एक थोड़ा बड़ा कट लगा के हमको जो फटा हुआ रोटेटर कफ है उसको पास लाना पड़ेगा। और अगर वो ज़्यादा दूर नहीं है तो ये दूरबीन से ही ऑपरेशन होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम दूरबीन से शोल्डर जॉइंट के अंदर जाते हैं, शोल्डर जॉइंट में पूरा एक बार एग्जामिन करते हैं कि क्या है, कैसा दिक्कत है, और रोटेटर कफ को जो जगह पे जहाँ उसका फुटप्रिंट था वहाँ लाके कुछ धागों की मदद से और एक स्क्रू की मदद से, जिससे धागे निकल रहे हैं, वो स्क्रू हम बोन में डालते हैं। धागे जो बाहर आते हैं उससे अटैच करते हैं रोटेटर कफ को। अब जब हम रोटेटर कफ रिपेयर करते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी है कि कोई भी रिपेयर शरीर में एक दिन में ठीक नहीं होने वाला है। हमें उसे थोड़े दिन के लिए रेस्ट देना है, उसका रिहैब करना है। स्टार्टिंग में ऑपरेशन के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए हम एक आर्म पाउच के अंदर उसे रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो जब 6 हफ्ते हो जाते हैं फिजियोथेरेपी के, तब हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपना हाथ खुद से उठा सकते हो। उसके पहले 3rd से 6 वीक वक्त आप किसी के हेल्प से हाथ उठा सकते हो, बट 6 वीक के बाद आप अपना हाथ खुद से उठाना शुरू कर सकते हैं। और जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है आपके शोल्डर की, जैसे कि ड्राइविंग, लिफ्टिंग वेट, ये आप 3 मंथ्स के बाद शुरू कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी
ये बहुत ज़रूरी होती है सो दैट आपका मसल का स्ट्रेंथ वापस आ जाए और शोल्डर का फंक्शन जैसे पहले जैसे था वैसे आ जाए। फिजियोथेरेपी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मदद करती है और आप अपने डेली एक्टिविटीज़ में वापस जा सकते हैं। टाइम के साथ शोल्डर अपनी फुल स्ट्रेंथ और रीगेन कर जाता है, लेकिन रिहैब का प्लान जो है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और फॉलो करना ज़रूरी है। सो कंक्लूजन में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो सर्जिकली मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है ये ज़्यादातर पेनफुल नहीं होती है, लेकिन रिकवरी एंड रिहैब प्रोसेस अगर आप ढंग से ना करो तो जो सक्सेस है आपके शोल्डर की सर्जरी का वो बहुत अच्छे नहीं है। सो फोकस ऑन योर रिहैब ऑल्सो, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको रोटेटर कफ इंजरी है या आपके फैमिली में किसी को रोटेटर कफ इंजरी है उनके साथ। ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी।